गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निंजल एंड आज हम देखेंगे कि इंडियाज़ पॉलिसी ऑन रोहिंग्याज़। ये आपके जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या है और कंटेक्स्ट क्या है। और कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली यूनियन हाउसिंग मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया है कि रोहिंग्या रिफ्यूजी जो हैं उन्हें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उनमें शिफ्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोहिंग्याज रिफ्यूजी है क्या और इसका पूरा बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखिए, रोहिंग्याज जो है एक एथनिक ग्रुप है, मोस्टली मुस्लिम्स हैं, जो म्यांमार के वेस्टर्न म्यांमार के रखिन प्रोविंस में रहते हैं और वो मोस्टली बंगाली जो है वो बोलते हैं। तो एक्चुअली जो म्यांमार गवर्नमेंट है उन्होंने इस ग्रुप को जो है फुल सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड नहीं करी है। म्यांमार गवर्नमेंट इन्हें एसोसिएट सिटीज़न मानती है। एसोसिएट सिटीज़न का इन्होंने इसे दर्जा दिया है, जिसे रेसिडेंट फॉरेनर्स के नाम पर भी जानते हैं। तो देखते हैं कि म्यांमार में जो सिटीज़नशिप है वो 3 तरह से दी जाती है। 3 कैटेगरी में म्यांमार गवर्नमेंट ने अपने सिटीज़न की नेशनलिटी को जो है वो क्लासीफाई किया है। पहली कैटेगरी फुल फ्लेज्ड सिटीज़न। तो ये वो वाले सिटीज़न है जो म्यांमार में ईयर 1823 से पहले से रह रहे हैं और उनके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो उस टाइम पर बाय बर्थ जो है वो म्यांमार के सिटीज़न थे। दूसरी कैटेगरी आती है एसोसिएट सिटीज़न, जिसमें ये वो लोग हैं जिन्होंने सिटीज़नशिप को एक्वायर किया है थ्रू 1948 यूनियन सिटीज़न लॉ के थ्रू। और तीसरी कैटेगरी आती है बाय नेचुरलाइजेशन। इसमें वो कैटेगरी वाले पीपल है जो 1948 से पहले से रह रहे हैं म्यांमार में और उन्होंने सिटीज़नशिप के लिए जो है वो ईयर 1982 के बाद में अप्लाई किया है। तो जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो मेनली एसोसिएट सिटीज़न की कैटेगरी में म्यांमार गवर्नमेंट ने इसे रखा गया है। वो इन्हें अपना फुल फ्लेज्ड सिटीज़न नहीं मानती है। तो देखते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्यों म्यांमार गवर्नमेंट ने इन्हें फुल फ्लेज्ड सिटीज़न का दर्जा नहीं दिया है और क्यों वो इसे अपना फुल्ली सिटीज़न अपने मेंबर नहीं मानती है। तो इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो वर्ल्ड वॉर टू के समय जब वॉर चल रहा था तो ब्रिटिशर्स के साइड रखिन प्रोविंस में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ये सोचकर कि बदले में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमारे लिए एक सेपरेट रोहिंग्या मुस्लिम एक सेपरेट स्टेट हमें वो प्रोवाइड करेगी। इस प्रॉमिस के बदले उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया था। उसी के अपोजिट रखिन प्रोविंस में मेनली रोहिंग्या मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है वो रहती है। तो इसी के अपोजिट जापानीज़ का साथ दिया था वहाँ के रहने वाले बुद्धिस्ट लोगों ने। तो फाइनली जब वॉर हुआ और उसके बाद में जब वॉर चला और उसके बाद में फाइनली जब वॉर हुआ और 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और ईयर 1948 में जब म्यांमार को जो है वो फ्रीडम मिली, म्यांमार जो है वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया, तो उसमें वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो मेनली बुद्धिस्ट कम्युनिस्ट के लोगों की जो है वो गवर्नमेंट आई। तो उसके बाद में वहाँ के जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे वो एक तरह से सेपरेटिस्ट की टेंडेंसी उन लोगों में डेवलप हुई और उसके बाद कई बार उन्होंने जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाए गए। उनका एक ही डिमांड था कि वो अपने लिए एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहते थे। तो जैसे ही म्यांमार इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद में जो है वो नंबर ऑफ़ इवेंट जो है वो इस तरह के क्लैशेस जो है वो आपको देखने में मिले। 1950 में भी इसी तरह का क्लैश देखने को मिला, 1970 में भी इसी तरह का क्लैश देखने को मिला जब रोहिंग्या सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो फिर से एमर्ज हुआ। और उसी टाइम पे जब म्यांमार की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन भी चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन ड्रैगन किंग। इसका पर्पस ये था कि वहाँ के जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे उनको एक्सपेल करना। तो उसी के बाद से ये देखा जाए तो ये जो क्लैश है वो मेनली वहाँ की एथनिक कम्युनिटी रोहिंग्या मुस्लिम एंड वहाँ के रहने वाले बुद्धिस्ट, इन दो कम्युनिटी के बीच एक क्लैश है। तो ये क्राइसिस जो है वो तब से चला आ रहा है। और अभी हाल ही फ़िलहाल में देखें ईयर 2017 में वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट ने जो है वो एक ह्यूज मिलिट्री क्रैकडाउन
डिक्लेयर किया इस कम्युनिटी पे, जिसमें मोर देन 7 लाख जो पीपल है उनको एक्सपेल किया गया और गांव के गांव जला दिए गए और काफ़ी सारे लोगों को जो है वो बांग्लादेश और या फिर इंडिया में आकर रहना पड़ा। तो इनका जो एक्सेंट है वो मेनली बांग्लादेश या फिर इंडियन टाइप से है, तो इसलिए वो लोग ज़्यादातर जो है वो भाग कर सीधा जब वहाँ पर क्लैश हुए, म्यांमार गवर्नमेंट ने क्लैश किया, तो वो सीधा जो है वो या तो बांग्लादेश के शरण में आए या फिर वो इंडिया आए। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने जो है उन्हें एक्सेप्ट किया और वहाँ एक कॉक्स बाज़ार करके एरिया में उन्हें शिफ्ट किया गया। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उन्हें अपने कंट्री से थोड़ा सा दूर एक आइलैंड है, वहाँ पर उन्हें शिफ्ट करने की बात की गई, जिसका नाम है बशन चार करके। इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्प्यूट उठा। यूनाइटेड नेशन एजेंसीज ने काफ़ी सवाल खड़े किए कि वो जो आइलैंड है वो पानी के बीच में है, तो क्या इस तरह से ये सही है कि किसी रेफ्यूजी को हम है ना बीच पानी के बीच में किसी आइलैंड पर बसने के लिए हम भेज दिए जाए। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने तो इस तरह से समय समय पर टाइम टू टाइम जो है रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो है वो अपने यहाँ पे शरण दिए। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कुछ टाइम पहले तक इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड था कि हमने जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है 1951 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी एंड 1967 प्रोटोकॉल, हम उसके सिग्नेटरी नहीं है और इसीलिए हमने अभी तक इसके खिलाफ कोई एक फुल फ्लेजेड एक स्टेट एक्शन हमने नहीं लिया है। लेकिन अभी जो है वो यूनियन मिनिस्टर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि अब हम जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो हमने फ्लैट्स रेडी किए हैं उसके अंदर हम रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो है वो हम रखेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि ये वहाँ से कब भागे। तो देखा जाए तो सीरीज़ ऑफ सेवरल वेव्स ऑफ वायलेंस वहाँ पर होती आ रही है, जिसमें से आप देखो कि रिसेंटली स्टार्ट हुई ईयर 2012 में। तो रोहिंग्या मुस्लिम देखा जाए तो इंडिया में फर्स्ट टाइम दिल्ली में आए थे ईयर 2012 में, उसके बाद 2017, 19, 20 ये सिलसिला चला आ रहा है। तो अब हमारे लिए काफ़ी एक कंसर्न का टॉपिक है कि क्या हम कब तक हम इन्हें डिपोर्ट करते रहेंगे। तो अब हमारे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी हमारे कंट्री के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हमने खुद ने भी इसके ऊपर अब एक डिसीजन लेने की डिसाइड किया है। तो ये देखना है कि क्या अभी तक किसी भी रोहिंग्या मुस्लिम कम्युनिटी को डिपोर्ट किया गया है। तो जी हाँ, देखा जाए तो ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2018 से लगाकर अब तक इंडिया ने 12 रोहिंग्या मुस्लिम्स को जो है वो म्यांमार डिपोर्ट किया है, ये क्लेम करते हुए कि उन्होंने वॉलंटरीली इंडिया को छोड़ा है। अब देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। स्टेटस ये है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम ने की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इन्होंने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट को कि अराउंड 40,000 से 40,000 रोहिंग्याज जो है वो इंडिया में रह रहे हैं, जिसमें से मोर देन 5,000 जो है वो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एंड राजस्थान। और यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी ने भी ये दावा किया है कि ऑफ दिस ओनली 16,000 आर सेट टू बी रजिस्टर्ड विद द यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी। बाकी सभी का जो है वो स्टेटस अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है, वो ना तरह तरह की प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस कर रहे हैं। इसीलिए फाइनली इंडिया ने अब जो है अपना स्टैंड लिया है। तो अभी तक इंडिया का क्या स्टैंड था रिफ्यूजी के ऊपर, तो देखिए कि यूनाइटेड नेशन एजेंसी का एक कन्वेंशन है विच इज़ नेम्ड बाय 1951 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन विच इज़ रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज एंड द 1967 प्रोटोकॉल। और इंडिया जो है इसका सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया जो है वो इसका सिग्नेटरी जो है वो नहीं है। तो फिर रिफ्यूजी के डेफिनेशन और रिफ्यूजी के राइट्स और उससे रिलेटेड इश्यूज़ को इंडिया कैसे डील करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कन्वेंशन कहता क्या है। इस कन्वेंशन के अंदर ये कहा गया है कि ये कन्वेंशन जो है वो रेफ्यूजी की डेफिनेशन, उनके स्टेटस और उससे रिलेटेड जो भी उनके राइट्स है वो प्रोवाइड करता है ये कन्वेंशन। बट इंडिया ने ये कन्वेंशन अभी तक जो है वो साइन नहीं किया है, बिकॉज इंडिया का ये मानना है कि सबसे पहले तो इंडिया ये कहता है कि जो रेफ्यूजी का जो डेफिनेशन है इस कन्वेंशन में वो काफ़ी नैरो है, वो वाइड नहीं है। और इंडिया कहता है कि रेफ्यूजी तो किसी भी रीज़न से आ सकते हैं, तो हम रेफ्यूजी की डेफिनेशन को किसी एक पैरामीटर में फिक्स नहीं कर सकते, है ना। पहला फैक्टर ये।
दूसरा फैक्टर ये कि इंडिया मानता है कि सोवरेनिटी, हम नहीं चाहते कि हमारी सोवरेनिटी पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की वजह से किसी भी तरह का आंच आए। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से इंडिया ने जो है इस ट्रीटी को जो है, इट इज़ अ मल्टीलेटरल ट्रीटी जिसको इंडिया ने जो है साइन नहीं किया है। तो देखो, तो अगर साइन नहीं किया है तो फिर रिफ्यूजी से डील करने के लिए किस तरह के एक्ट क्या हमारे यहाँ पर बने हुए हैं या नहीं बने हुए। तो यस, सारे फॉरेन अनडॉक्यूमेंटेड नेशनल जो है लोग हैं, पर्सन्स जो हैं, वो गवर्न होते हैं एज पर द these four laws: the Foreigner Act 1946, the Registration of Foreigner Act 1939, the Passport Entry into India Act 1920 and the Citizenship Act 1955। इन चारों एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने जो है वो अपने हिसाब से रेफ्यूजी की डेफिनेशन को बनाया है। उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंडिया देखता है कि क्या वो लीगल है या इलीगल है, और अगर उन्हें डिपोर्ट करना है तो हम किस तरह से उन्हें डिपोर्ट करेंगे। ये हमारा जनरल अभी जो है वो क्राइटेरिया रहता है। तो देखो कि इलीगल माइग्रेंट्स किसे कहेंगे। इलीगल माइग्रेंट्स वो होते हैं वो लोग जो किसी भी कंट्री में विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट के बिना वो जो है वो एंटर कर जाते हैं, उन्हें हम इलीगल माइग्रेंट्स कहेंगे। एंड रेफ्यूजी किसे कहेंगे। रेफ्यूजी अकॉर्डिंग टू द 1951 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी एंड सब्सिक्वेंट 67 प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग रेफ्यूजी वो पर्सन है जो किसी कंट्री से बाहर का उसका ओरिजिन हो और वो अनेबल है और अनविलिंग है टू रिटर्न ओनिंग टू वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन फॉर रीजन ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलरली सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन। यानी कि वो पर्सन रेफ्यूजी कहलाए जाएंगे जो जिनका ओरिजिन ऑफ कंट्री जो है वो बाहर है और वो किसी भी रीजन से या खुद से नहीं जाना चाहते हैं, इस डर से कि हमें परसिक्यूट किया जाएगा किसी भी कारण से। वो रीज़न चाहे रेस हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, नेशनलिटी हो सकती है, मेंबरशिप हो सकती है, और कोई पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। यहाँ पर इस केस में हम देखा जाए तो यहाँ पर डर है बुद्धिस्ट कम्युनिटी से। दूसरा जो पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो भी काफ़ी रोहिंग्या मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। तो इस रीजन से जो भी पर्सन नहीं जाना चाहते उन्हें हम रेफ्यूजी कहते हैं। तो ये पूरा इशू रहा है आपका कि रोहिंग्या मुस्लिम्स का कंटेक्स्ट क्या है। तो ये काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये इशू आ जाता है कि क्या हमारी सोवरेनिटी वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन में किसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, हमने इंडिया का जो डिसीजन है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट बनाए गए हैं उसमें रखने का डिसीजन जो है ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है। हमने यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को ध्यान में रखा है और उसके बाद ही हमने, बिकॉज एथिक्स कहीं ना कहीं बीच में आता है कि हम कब तक इन माइग्रेंट्स को जो है, इन रिफ्यूजीज़ को है, हम कब तक डिपोर्ट करते रहेंगे। हमें इनके लिए भी सोचना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सबसे वर्स्ट डिस्क्रिमिनेटेड कम्युनिटी जो है वो अभी तक रिकॉर्ड की गई है कि जिनके अगेंस्ट में उनके नेशन कंट्रीज़ ने उनके ह्यूमन राइट का वायलेशन जो है वो भारी मात्रा में किया है। तो इस आधार पर इंडिया ने जो है अब अपना स्टैंड खुलकर रखा है और डिसाइड किया है, ये एक्शन लिया है कि अब इन्हें हम जो है वो EWS के लिए बने फ्लैट्स में जो है हम इन्हें रखेंगे। तो ये आज का था अपना पूरा डिस्कशन। इसे आप पेपर 2 से रिलेट कर सकते हैं, इवन एथिक्स के पेपर में भी इसे रिलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।